हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, इंटरनल सिक्योरिटी के हम अपने जो सिलेबस कर रहे थे उसमें पढ़ते पढ़ते अब हम लोग पहुंच गए हैं टॉपिक 5 पे, जो कि रिलेटेड है मनी लॉन्ड्रिंग और इसका प्रिवेंशन मतलब रोकथाम कैसे किया जाएगा। इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस क्या होता है। इवन उसके पहले हम पढ़ेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, फिर उसके बाद उसका प्रोसेस देखेंगे, फिर उसके बाद उसका इम्पैक्ट देखेंगे और चैलेंजेस टू टेकल मनी लॉन्ड्रिंग को सॉल्व करने के लिए, इसकी परेशानी को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और क्यों इतना कठिन है इसको टैकल करना। फिर उसके बाद अभी तक के क्या स्टेप्स लिए गए हैं और थोड़े बहुत टर्म्स देख लेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर यूजफुल लग रहा हो वीडियोस और लेक्चर्स तो अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस पेंडेमिक एरा में मुफ्त में बैठ करके घर पे तैयारी कर सके। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। अभी इसके पहले उसका कास्ट 101 रुपीज़ था, लेकिन अभी इसको पेंडेमिक की वजह से 51 कर दिया हूँ। इवन अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको और भी 29 तक भी ले आऊँगा। ठीक है ना, तो वेट कर लीजिए थोड़ा सा, हो सकता है 29 भी हो जाए। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशनड है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। जो हमारा पहला टॉपिक है जो हमको समझना है वो है मनी लॉन्ड्रिंग का। जस्ट अ मिनट। ठीक है, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग अगर हम आसान भाषा में समझें तो कुल मिला के इस तरह से समझिए कि आपके पास पैसा तो है, ठीक है ना, पैसा है आपके पास, लेकिन इसका सोर्स क्या है वो पता नहीं। दूसरी बात, आपको जितना पैसा आपके पास होना चाहिए पता नहीं कितना है, उसकी अकाउंटिंग भी नहीं है, और जो टैक्स कंप्लायंस होता है, टैक्स भी आपने अपने पूरी इनकम पे नहीं दिया है। तो इस तरह का जो पैसा है जिसपे टैक्स नहीं पे किया गया है या फिर अनअकाउंटेड है, वो होता है ब्लैक मनी। ठीक है ना, काला धन। और जिस मनी का सोर्स ही नहीं पता है, ठीक है ना, सोर्स को, हालांकि सोर्स उसका इलीगल था, लेकिन उसको किसी ऐसे प्रोसेस के थ्रू लीगल कर दिया गया है ताकि वो टैक्स अथॉरिटीज के आंखों में ऐसा लगे कि ये लीगल मनी है। तो ये जो प्रोसेस है कि सोर्स को छुपाना और इलीगल मनी को लेजिटिमेट मनी में कन्वर्ट करना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है ना, अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग इज concealing or disguising the identity of illegally obtained processed। ठीक है ना, एक illegally obtained जो भी आपके पास धन दौलत है, illegally obtained है, और उसका जो ओरिजिन है, उसको, उसका जो सोर्स है वो भी जो है छुपाना, ये प्रोसेस पूरा जो है मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। अकॉर्डिंग टू आईएमएफ लगभग 2 से 5% पूरे विश्व का जो जीडीपी है उतना कहाँ पे है, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू यूज हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है इकोनॉमी में पूरे विश्व के। ठीक है, अभी अगर हम प्रोसेस की बात करें, देखिए डेफिनेशन और प्रोसेस ये कभी नहीं पूछेगा, लेकिन आप जब अपना आंसर लिखना स्टार्ट करें तो उसमें डेफिनेशन, आईएमएफ का एक डाटा और प्रोसेस में ये पहला लाइन अगर लिख देंगे तब भी पर्याप्त हो जाएगा, ये अच्छा इम्पैक्ट डालेगा आपके आंसर पे। ठीक है ना, इट इन्वॉल्व 3 स्टेप: प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। आसान भाषा में पहले इसको समझ लेते हैं, जहां तक मेरी समझ है, उसके बाद फिर आगे इसमें जो चीजें लिखी गई हैं उसको हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि सपोज दैट कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है ना, कहीं से इसको आप लेके आए हैं, चाहे वो स्मगलिंग के थ्रू या सेल कंपनीज के थ्रू, हवाला के थ्रू, तो ये सब सारे प्रोसेस जो हैं ये होते हैं प्लेसमेंट। ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्लेसमेंट। मतलब ये कि कुल मिला के पैसा आपके पास आना, कैसे, इलीगल मीन्स के थ्रू। ठीक है ना, दूसरा प्रोसेस होता है लेयरिंग। अब आपके पास इतना सारा पैसा तो आ गया, आप इसको बैंक में रखने जाओगे तो वो अकाउंटिंग हो जाएगी उसकी, उस पर फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको सोर्स भी बताना पड़ेगा, और अगर वो सोर्स इलेजिटिमेट निकला तो आपको जो है पनिशमेंट भी मिलेगी, जेल भी हो सकता है, तो नीरव मोदी बन जाएंगे आप। ठीक है ना, तो इस तरह से जो पैसा आपके पास आ गया है, अब उसको लेजिटिमेट बनाने में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, दूसरा प्रोसेस है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, आपके पास बल्क मनी है तो आप उसको क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में जमा करवाते हैं, अलग अलग अकाउंट में उसको जमा करवा दिए।
ठीक है ना। फिर उसके बाद आप ये दिखा रहे हैं कि यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है किसी और अकाउंट में, यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है कहीं और अकाउंट में, फिर यहाँ से किसी ने किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, फिर यहाँ से किसी इस अकाउंट में चला गया, इसमें से इस अकाउंट में चला गया, ठीक है ना। इस इवन इससे भी ज्यादा प्रोसेस बढ़ता है। ये जो थर्ड टाइप का अकाउंट है, ये जो है फर्स्ट वाले में ट्रांसफर कर देगा, थर्ड वाला किसी फोर्थ वाले में, मतलब कुल मिला के इतने ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, घुमा फिरा के इतने ट्रांजेक्शन आपस में होते हैं कि उसका जो सोर्स है वो पता ही नहीं चलता, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं लेयरिंग, मतलब कि पुटिंग द मनी इन डिफरेंट अकाउंट विद द डिफरेंट ट्रांजेक्शंस, तो इसको हम बोलते हैं लेयरिंग। अगला जो है प्रोसेस वो है इंटीग्रेशन का, मतलब ये है कि जो आपने छिटका दिया है इधर उधर पैसा, अब उसको जो है इंटीग्रेट करिए। अब इंटीग्रेट करने के लिए वो, जैसे मान लीजिए आपके आपके पास 100 रुपया था, आपने एक एक रुपया 100 अकाउंट में डाला, या फिर एक ही रुपया को एक इस अकाउंट में डाला, 10 रुपए का इस अकाउंट में डाला, फिर इसमें से इसमें ट्रांजेक्शन, फिर इसमें से इसमें ट्रांजेक्शन, फिर इसमें से इसमें ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। फिर 5 रुपया आपने अपने अकाउंट में यहाँ से मंगवा लिया, 5 रुपया यहाँ से मंगवा लिया, 10 रुपया यहाँ से मंगवा लिया, ठीक है ना। तो जो अथॉरिटीज होती हैं वो कंफ्यूज हो जाती हैं, उनको लगता है कि सारे जो सोर्सेज हैं, सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो लीगल हैं, लेजिटिमेट हैं। तो ये जो तीसरा प्रोसेस होता है वो डिफरेंट अकाउंट्स, डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स को इकट्ठा कर करके वो अपने ओरिजिनल अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है मनी लॉन्ड्रिंग में। तो आई होप कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, ये कैसे कैसे इंटीग्रेट होता है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला जो हमारा है, जस्ट अ मिनट, ओके। तो देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग कैन टेक सेवरल फॉर्म्स। ये जो अभी तक हमने देखा कि इलीगल मनी को वो कैसे लेजिटिमेट मनी में कन्वर्ट करते हैं, उसमें अभी देखिए कि जो पहला प्रोसेस है प्लेसमेंट का, प्लेसमेंट कैसे कैसे हो सकता है। या तो आप बल्क कैश स्मगलिंग कर रहे हैं नेपाल, भूटान, चाइना, इस सब चीज़ों से, या फिर कैश इंटेंसिव बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा कैश लग रहा है, बहुत ज़्यादा कैश जो है उसमें, अब पता नहीं वो बिजनेस अपना काम कर भी रहा है कि नहीं, लेकिन उसमें पैसा बहुत खर्च होता है, ठीक है ना। तो आपने गवर्नमेंट को दिखा दिया कि भैया देखो मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ और इसमें जो है इतना पैसा हमारा लगता है, हालांकि ओरिजिनल फॉर्म में वो बिजनेस ना तो हो रहा है और ना तो ये पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है ना। तो दिखा दिए कि इतना पैसा इसमें खर्च हो रहा है, इसलिए हमारे पास इतना पैसा है। फिर उसके बाद ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्रिंग, मतलब ट्रेड आप चाहे इंटरनल कर रहे हैं या फिर एक्सटर्नल कर रहे हैं, और उस ट्रेड में दिखा रहे हैं कि हमारा इतना हैवी ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ये सोचेगी कि चलो भाई ट्रेड कर रहा है तो इसके पास ट्रांजेक्शन है। फिर उसके बाद सेल कंपनीज दोस्तों ऐसी कंपनीज होती हैं जो जो ग्राउंड लेवल है, मतलब ओरिजिनल में वो कुछ नहीं करती हैं, केवल एक ढांचा खड़ा होता है, लेकिन ऑन पेपर वो फुल स्पीड में दौड़ती हैं, ठीक है ना। उनका प्रॉफिट भी होता है, उनका ट्रांजैक्शन भी होता है, उनका लेन देन भी होता है। तो ये भी एक प्रोसेस है, कंपनी तो चल ही नहीं रही है, अब फिर आप उसके बैकग्राउंड में चाहे जो करिए। फिर उसके बाद राउंड ट्रिपिंग क्या होता है, इकोनॉमी वाले लेक्चर में हम लोग इसको देखेंगे। फिर उसके बाद गैम्बलिंग, आप जानते ही हैं गैम्बलिंग क्या होता है, ब्लैक सैलरीज, ठीक है ना। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे इलीगल रूप से आप सैलरी ले रहे हैं। टैक्स एमनेस्टीज, मतलब आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन लॉन्ड्रिंग, ट्रांजैक्शन के थ्रू लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, हवाला कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग है, ये डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है ना। अगला जो हम देखते हैं, अगर हम ये देखें कि इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले देखिए इकोनॉमिक इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है, इवन सोशल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इकोनॉमिक इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा विजिबल होता है। अंडरमाइंस द लेजिटिमेसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। आप सोचिए कि प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट कोई कंपनी तो सेल कंपनी होगी नहीं, गवर्नमेंट अगर कोई कंपनी खोलेगी तो उस पर काम करेगी, क्योंकि उसको न तो किसी से छुपाना है, न तो ये बताना है कि उसके पास कहाँ से इतना पैसा आया। इवन वो बताएगा भी तो लोग मतलब इकोनॉमी के लिए वो ठीक ही है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की लेजिटिमेसी, मतलब उसका जो क्या कह सकते हैं आप, जो ट्रस्ट है वो गड़बड़ हो जाता है। प्राइवेट कंपनी के नाम पे बहुत सारी सेल कंपनी चल रही हैं, इसकी वजह से लोग जो है सोचते हैं कि पता नहीं ये कंपनी ओरिजिनल है कि नहीं है, कि फेक कंपनी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अंडरमाइन द इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। देखिए फाइनेंशियल मार्केट में एक सिस्टम है, अगर वो सिस्टम जिस तरह से डिजाइन किया गया है उसी तरह से कार्य कर रहा है, तब तो ये सिस्टम हमारी इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर इस सिस्टम में मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू छेड़छाड़ किया जाए तो ये सिस्टम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, और इसका इम्पैक्ट जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो फाइनेंशियल मार्केट है, जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा। फिर उसके बाद लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी,
आप कितनी भी अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी बना लीजिए, लेकिन अगर इस तरह से लॉन्ड्रिंग हो रही है मनी की, तो आपको पता ही नहीं है कि हमारी इकोनॉमी में कितना मनी सर्कुलेट हो रहा है, हमको कितना, किस प्रोजेक्ट के लिए, किस प्लानिंग के लिए कितना पैसा एलोकेट करना चाहिए, और जो पैसा हमें एलोकेट कर रहे हैं वो सही जगह पे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो इस तरह से जो उसका एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है वो खतरे में आ जाता है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन एंड इनस्टेबिलिटी, ऑब्वियसली अगर सही तरीके से काम नहीं होगा, जितना पैसा जहाँ के लिए जा रहा है, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, अगर वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो जो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है, जो फाइनेंशियल अस्थिरता है, वो सामने देखने को मिलेगी। लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑब्वियसली। फिर उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेट टू द प्राइवेटाइजेशन एफर्ट्स, हम बहुत तेजी से प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरह से अगर प्राइवेट कंपनीज चोरी करेंगी, प्राइवेट कंपनीज अपने ट्रांजेक्शन्स को छुपाएंगी, टैक्स नहीं भरेंगी, अपने सही सही डेटा नहीं प्रोवाइड करवाएंगी, तो इसलिए इस प्रकार से जो प्राइवेटाइजेशन का एफर्ट है वो जो है निगेटिवली इम्पैक्ट होगा। फिर उसके बाद वोलेटिलिटी इन एक्सचेंज रेट एंड इंटरेस्ट रेट ड्यू टू द अनएंटिसिपेटेड ट्रांसफर्स ऑफ द फंड। कैसे? सपोज दैट कि हमारा जो बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो पूरा बैलेंस है, वो मान लीजिए 5 रुपया है, ठीक है ना, ये हमने अकाउंट किया है कि 5 रुपया, लेकिन एक्चुअल में वो कहीं 10 है, कहीं 15 है, कहीं 20 है, इस तरह से अगर मान लीजिए है, तो जो हमारा ओरिजिनल एक्सचेंज रेट होगा वो तो 5 रुपए के हिसाब से होगा, लेकिन जो हमारा एक्चुअल इकोनॉमी है वो तो 20 रुपए की है। तो इस वजह से जो एक्सचेंज रेट है उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, अस्थिरता देखने को मिलेगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद इकोनॉमिक प्राइसेस बढ़ेंगे। कैसे? क्योंकि अब देखिए, जैसे इकोनॉमी में हम जानते हैं 10 रुपया है, लेकिन एक्चुअल इकोनॉमी में 20 रुपया है, तो जिसके पास रुपया है वो चीज़ों की डिमांड करेगा, और जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई ऑब्वियसली घटेगा, और जब सप्लाई घटेगी और डिमांड बढ़ेगा तो इस तरह से एक मिसमैच क्रिएट होगा, और मिसमैच क्रिएट होगा तो जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद अफेक्ट ट्रेड एंड इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो, ऑब्वियसली इसको आप यहाँ से रिलेट करके देख सकते हैं। सोशल इम्पैक्ट क्या हो सकता है? क्रिमिनलिटी बढ़ता है। कैसे? मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू जो भी पैसा इकट्ठा होता है उसका जो एक प्रभाव देखा गया है, उसका जो एक स्टडी, जो एक एनालिसिस बताता है कि ऐसे पैसों का क्रिमिनल एक्टिविटीज में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना। तो ऐसे में अगर उनके पास फाइनेंस होगा तो ऑब्वियसली वो क्रिमिनल एक्टिविटीज को बहुत तेजी से बढ़ावा देंगे, बहुत तेजी से उसको अंजाम देंगे। फिर उसके बाद डिक्रीजेज ह्यूमन डेवलपमेंट, पैसा है तो, लेकिन वो पैसा गलत तरीके से यूज हो रहा है, गलत जगह पे यूज हो रहा है, तो जो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। एक तरफ से तो ये देख सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि इलीगल मनी के ट्रांजेक्शन के थ्रू, ट्रांजेक्शन की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, गलत एक्टिविटीज़ के लिए, रॉन्ग एक्टिविटीज़ के लिए वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो अपना डेवलपमेंट खुद नहीं करना चाह रहे हैं, है ना। तो इस तरह से जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो भी गड़बड़ हो जाएगा। मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसा कि हमने देखा था कि जिसको जो जो व्यक्ति लेजिटिमेट वर्क कर रहा है उसको पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन जो इलेजिटिमेट वर्क कर रहा है, जो इलीगल वर्क कर रहा है, उसको पैसा ज़्यादा मिल रहा है। तो मिस एलोकेशन मतलब कि सही लोगों के पास पैसा जा ही नहीं पा रहा है। फिर उसके बाद अफेक्ट्स द ट्रस्ट ऑफ लोकल सिटीजन इन दियर डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए, अगर लोगों को यह विश्वास हो गया कि जो उनका पैसा है वो सही तरीके से यूज नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, तो ऐसे में उनका जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो अन्य प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, उन पे भी लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। और अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे ट्रस्ट खत्म हो गया लोगों का, तो गवर्नमेंट कोई भी एक्टिविटी कर ले वो इकोनॉमिक रूप से स्ट्रांग नहीं हो सकती है। फिर उसके बाद डिक्लाइंस द मोरल एंड सोशल पोजीशन ऑफ सोसाइटी बाय एक्सपोजिंग इट टू एक्टिविटीज सच एज ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, करप्शन, अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज, ठीक है ना। तो अगर देखिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज अगर सोसाइटी में बढ़ रही हैं, करप्शन बढ़ रहा है, स्मगलिंग हो रहा है, तो लोगों का जो मोरल है ना वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, और कोई भी समाज लो मोरल के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है ना। पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड डिस्ट्रस्ट, मतलब कि जो ट्रस्ट का अभाव है वो देखने को मिलेगा, और साथ साथ इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता पॉलिटिकल एरेना में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सही पॉलिटिशियंस हैं उनके पास तो पैसे की कमी है, लेकिन जो गड़बड़ पॉलिटिशियंस हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पैसा इकट्ठा करके वो इलेक्शन में खर्च कर रहे हैं, क्यों खर्च कर रहे हैं? क्योंकि वो इलेक्शन जीतेंगे तो अपना प्रॉफिट देखेंगे। तो ऐसे में जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है वो देखने को मिलेगी, और उसके साथ साथ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स
बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्रिमिनलाइजेशन। ओके, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इसको हमने देखा है। इवन जब हम गवर्नेंस वाला टॉपिक कर रहे थे तो उसमें भी हमने देखा था कि जो क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है पॉलिटिक्स का, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा रोल है। ओके, अगला अगर हम देखें कि चैलेंजेस क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो फॉल्ट, जो अभी तक मिटिगेशन अप्रोचेज है ना, उसमें फॉल्ट है। जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं, जो भी मैकेनिज्म हम यूज कर रहे हैं, वो दो तरह से फॉल्ट नजर आता है उसमें से। एक तो ये कि वो उनका जो तरीका है इलेजिटिमेट मनी को ट्रैक करने का, वो पूरा वेल एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, जो ये अनुमान लगाते हैं, उस अनुमान में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तीसरा, उस अनुमान लगाने वाले जो वर्कर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं करप्ट हैं। तो जो अप्रोच है उसमें दिक्कत है। फिर उसके बाद बैंक्स फेस सेवरल चैलेंजेस इन मैनेजिंग रिस्क इन्वॉल्व इन असेसिंग द करंट स्टेटस एंड आइडेंटिफाइंग वल्नरेबिलिटीज। जो बैंकिंग का जो मेथड्स है, जो बैंकिंग का अपना मीजर्स है, वो भी इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना इफेक्टिव नहीं है कि वो सही तरीके से अपने ट्रांजेक्शन्स को खुद वो ट्रैक कर सके। ओके, फिर उसके बाद डिस्परेट ट्रांजेक्शन्स एंड इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटीज ऑफ फ्रॉड एंड साइबर क्राइम्स कंपाउंड द सिचुएशन। इतना ज़्यादा प्रोसेस जो हमारे यहाँ फाइनेंशियल प्रोसेस है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का प्रोसेस है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि उसकी वजह से भी बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। और उसके साथ साथ साइबर क्राइम को हम देख ही चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में कि किस तरह से साइबर क्राइम हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की व्यवस्थाओं को प्रभावित करता है। फिर उसके बाद इंक्रीज्ड गवर्नेंस, आइडेंटिफाइंग बेनिफिशियल ओनरशिप एंड इनिशिएटिंग रेमेडियल मेजर्स टू एड्रेस गैप्स अनकवर्ड बाय द रेगुलेटरी रिव्यूज आल्सो कम विद देयर ओन सेट ऑफ चैलेंजेस। इसको दूसरे भाषा में, आसान भाषा में समझिए तो इस तरह से आप समझिए कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आई, कोई ऐसा प्लान लेके आई जिसमें उसने कुछ पैसा एलोकेट किया, ठीक है ना। पैसा तो उसने एलोकेट कर दिया, लेकिन वो कहाँ पे दिक्कत खाती है। एक तो उस पैसे का अच्छे से मॉनिटरिंग नहीं कर सकती, मॉनिटरिंग नहीं कर पाती। दूसरी बात, जो प्लानिंग बनाई जाती है, जो पॉलिसीज बनाई जाती है, उसमें ये क्लाज ही नहीं होता है कि हम उस कैसे किसी भी फाइनेंशियल मिसमैच को या फाइनेंशियल जो दिक्कतें हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम कैसे टैकल करेंगे, इसकी चर्चा ही स्कीम में नहीं होती है, प्लानिंग में नहीं होती है। जिसकी वजह से केवल मॉनिटरिंग तक हम सीमित रहते हैं और मॉनिटरिंग भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद लैक ऑफ स्किल्ड पर्सनल, जैसा कि हमने देखा कि टेक्नोलॉजी के बेस पे अगर मान लीजिए हम थोड़ा बहुत एडवांस भी हैं, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को प्रयोग में लाने के लिए जो हमारे यहाँ पर्सनल्स होने चाहिए, जो स्किल्ड पर्सनल्स होने चाहिए, उनका अभाव है। फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, हमने देखा ही कि जो प्रोसेस है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आम जनता के तो समझ में ही नहीं आता है। उसके साथ साथ जो जनता उसको समझने के लिए बैठी है वो स्किल्ड नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि टेक्नोलॉजी जो हमारा अभी तक है वो एडवांस नहीं है, वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टाइप का नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने देखने को मिलते हैं। अगर चैलेंजेस आपको आंसर में लिखना है तो आप इसको पॉइंट वाइज बना करके लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे हम 5-6 पॉइंट दिए हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको 7-8 पॉइंट तक लिख सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स में बना करके, ठीक है ना। तो ज़्यादा पॉइंट्स होंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ये तो पक्की बात है। उसके बाद अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग के प्रिवेंशन की बात करें, ठीक है ना, तो प्रिवेंशन में देखिए ग्लोबल एफर्ट एक पहला हम देखेंगे और दूसरा हम देखेंगे जो हमारा नेशनल एफर्ट है उसके बारे में। देखिए ग्लोबल एफर्ट में एक वियना कन्वेंशन है, ठीक है ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में बात करता है। काउंसिल ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन है, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात करता है। G10 का बेसल कमेटी स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स है, ये भी उसके बारे में बात करता है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, ये भी उसके बारे में बात करता है, ठीक है ना। ये जो अभी तक के पॉइंट्स थे, वियना कन्वेंशन, काउंसिल ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन, बेसल कमेटी, ठीक है ना, और उसके बाद IEO या CO, ये सब सारे जो हैं ये आपके पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होंगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि G7 कंट्रीज के द्वारा 1989 में बनाया गया था, ठीक है ना। और इसमें 24 OECD कंट्रीज हैं, हांगकांग, सिंगापुर, गल्फ कॉर्पोरेशन और यूरोपियन कमीशन है। इसमें जो सबसे मेन इसका वर्क है, जो मेन इसका फंक्शन है, वो है इट मॉनिटर्स मेंबर्स प्रोग्रेस इन अप्लाइंग मेजर्स टू काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है ना। उसके साथ साथ इन्होंने एक 40 रिकमेंडेशंस दिए हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। तो आसान भाषा में
जो FATF है, इसका जो मेन फोकस है वो मनी लॉन्ड्रिंग को कर्व करना है और टेरर फाइनेंसिंग को कम करना है। कैसे? ये लगातार जो है जितने भी कंट्रीज इसके मेंबर हैं उन कंट्रीज के ऊपर एक अपना नज़र बनाए रखता है, और ये हमेशा रिव्यू करता है कि जितने कंट्रीज हैं वो अभी तक जो प्रोसेस मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होते हैं उसको रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। और इवन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे UN है, तो उनको ये रिकमेंड भी करती है कि इन कंट्रीज की आप हेल्प कीजिए मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए। उसके साथ साथ ये मॉनिटरिंग भी करता रहता है कि किस किस कंट्री में किस हद तक मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग हो रहा है, और कौन सी कंट्री है जो टेरर फाइनेंसिंग को या टेरर एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहा है या फिर उसको कम नहीं कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को वो इकट्ठा करके एक रिपोर्ट तैयार करती है और पूरे विश्व के सामने रखती है, ताकि जो है उस कंट्री के ऊपर दबाव बनाया जा सके। ठीक है ना। और एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान को देख लीजिए, अभी उसको शायद ब्लैक लिस्ट बहुत जल्दी ही होने वाला है वो, है ना। उसके बाद इंडिया इज फुल फ्लेज्ड मैनर ऑफ FATF एंड फॉलोज द गाइडलाइंस ऑफ द सेम। इंडिया इसका फुल फ्लेज्ड मेंबर है और जो भी गाइडलाइंस वो जारी करता है इंडिया उसको फॉलो करता है। ठीक है ना। IMF का क्या रोल है? IMF क्या करती है? इट हैज praised its 189 member countries to comply with the international standards to thwart terrorist financing। मतलब IMF भी अपने लेवल पे काम कर रहा है। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम इट प्रोएक्टिवली ट्राइज टू आइडेंटिफाई एंड स्टॉप मनी लॉन्ड्रिंग। ये अपने स्तर से मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस को आइडेंटिफाई भी करता है और उसको स्टॉप करने रोकने का जो है प्रयास भी करता है। अगर हम इंडियन स्टेप्स की बात करें, भारत के द्वारा इसके लिए क्या क्या किया गया है, जस्ट अ मिनट। ओके, चलिए इसमें देखिए, एक तो जो पहला है वो है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नार्कोटिक ड्रग्स, ठीक है ना। तो ये तीनों आपके पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एंड अमेंडेड इन 2012। ठीक है ना। इट फॉर्म्स द कोर ऑफ लीगल फ्रेमवर्क पुट इन प्लेस बाय इंडिया टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग को कम्बैट करने के लिए ये उसका कोर एक्ट है। ठीक है ना। If the provisions of this act are applicable to all financial institutions involving banks, including RBI, mutual funds, insurance companies and their financial intermediaries। मतलब ये किसी भी तरह का, अगर फाइनेंशियल, इतना वर्ड केवल आप ध्यान में रखिए, किसी भी तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उसके अंदर जो है ये इसके इस एक्ट के अंदर वो आता है। 2012 में जो अमेंडमेंट किया गया उसमें रिपोर्टिंग एंटिटी का जो एक क्लास है उसको जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि जो भी बैंकिंग कंपनीज हैं, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या इंटरमीडिएरीज हैं, वो एक रिपोर्टिंग एंटिटी है। रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब ये कि अगर ये कोई इस तरह की एक्टिविटी को फाउंड आउट करती हैं तो वो तुरंत जो है गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट एजेंसीज को तुरंत उसको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद इट हैज प्रोवाइडेड फॉर प्रोविजनल अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज। कन्फिस्केशन का मतलब होता है कि सीज कर देना, जब्त कर देना प्रॉपर्टी को। तो ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये अथॉरिटी को जो जैसे ED हो गया तो उसको इसका भी कन्फिस्केशन का भी पावर देती है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है इंडिया का। इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, ठीक है ना, काउंसिल एंड हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर में ये होता है और डायरेक्ट ये जो है EIC को रिपोर्ट करता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की अभी हम बात कर रहे थे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये एक अथॉरिटी है, इन्फोर्समेंट एजेंसी है। किसके लिए? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी, मतलब इकोनॉमिक जो भी एक्टिविटीज हैं उसके लिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया। इकोनॉमिक क्राइम जो भी हैं उससे लड़ने के लिए यह एक अथॉरिटी बनाई गई है। ठीक है ना। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द ED इज टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अंडर द प्रोविजन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। जैसा कि हमने कहा कि जो PMLA एक्ट है इसके अंदर एक ED का मेन फंक्शन है कि इसके अंदर जो भी क्राइम्स हो रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेट करे। इट कैन टेक एक्शंस लाइक कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इफ द सेम इज डिटरमाइंड टू बी प्रोसीड ऑफ द क्राइम डेराइव फ्रॉम द शेड्यूल्ड ऑफेंस अंडर PMLA। ठीक है ना। ये कन्फिस्केशन का भी पावर देता है।
अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें कि मनी लॉन्ड्रिंग को हम कैसे रोक सकते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि मनी लॉन्ड्रिंग के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, उसके सक्सेस के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती है। वो ऐसे टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं कि जिसका तोड़ गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो सबसे पहला काम जो गवर्नमेंट को करना है वो यही कि टेक्नोलॉजी को हम एडवांस बनाएं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टेक्नोलॉजीज का हम यूज करें, बिग डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करें, ठीक है ना। हम ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम पैसा खर्च करें, उस पर फोकस करें, और जो अथॉरिटीज हैं उनको थोड़ा बहुत फंक्शनल ऑटोनॉमी देने की बात करें। उसके साथ ये तो कॉमन पॉइंट्स हो गए, ठीक है ना। उसके बाद इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक स्टेक होल्डर्स नीड टू कम टुगेदर। देखिए, किसी एक के बस की बात नहीं है ऐसे क्राइम्स से लड़ना, तो इसमें बेहतर यही है कि जो भी, चाहे वो नेशनल कोई अथॉरिटी हो या इंटरनेशनल अथॉरिटी हो, सबको एक साथ मिल करके काम करने की जरूरत है। तो इस तरह से आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं, और इसमें वे फॉरवर्ड में आप जो पहले के पॉइंट्स दिए हैं उस पॉइंट्स को भी यहाँ पे जो है इंक्लूड कर सकते हैं, तो आपका जो वे फॉरवर्ड है, या फिर यूं कह सकते हैं जो कंक्लूजन है, वो भी बेटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हमने देख लिया कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या हुआ है, ठीक है ना। अभी उसके चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं वो भी हमने देख लिया। उसके बाद इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं वो भी हमने देख लिया, ठीक है ना। जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो किस तरह से हो सकता है, कितने प्रकार से हो सकता है, वो भी हमने देख लिया, ठीक है ना। मनी लॉन्ड्रिंग का बेसिक्स भी हमने देख लिया। तो आई होप कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड सारे चीज़ें हमने कवर कर लिया है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप जो है उसमें आंसर आराम से लिख लेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आपका अभी मन में डाउट है, या फिर कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि ये छूट गया, ये भी बताना चाहिए था, तो आप हमको जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या फिर टेलीग्राम पे डायरेक्ट हमको मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो बॉर्डर एरियाज में जो सिक्योरिटी चैलेंजेज हैं वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेज हैं, और मैनेजमेंट उसका क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर टुडे।